अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे तमाम सुनने वाले जो भी जहां जहां हमें सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और कुर्बानी की ईद की तैयारियां चल रही होंगी सबकी। तो इसी सिलसिले में हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम आप लोगों से ये डिस्कस करें कि चूंकि ये ईद एक कुर्बानी की ईद तो है, लेकिन जाहिर है वो ईद का त्यौहार है। गोश्त की ईद है, मीठे की ईद है, तो उसमें बड़े जो है हमारे पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। और अक्सर जो है वो ईद के बाद वो अनकंट्रोल शुगर लेवल्स के साथ जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। तो काफी लोगों की ये क्वेरीज आ रही थी कि हम आपके साथ ये डिस्कस करें कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए जो है वो अपनी शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हम ईद भी बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं, रेदर देन कि हम अपने आप को हर वक्त ये चीज समझें कि हमें चूंकि डायबिटीज है और हमें चूंकि शुगर का मसला है, तो हम हमारे लिए तो ईद है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ टिप्स होती हैं, कुछ चीजें होती है जिनका अगर हम सही तरीके से ख्याल रखें तो डेफिनेटली ये ईद आप बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तो हमारे पास व्यूवर्स जमा हो रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। मैं अपना सेशन शुरू करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप इसमें कमेंट जरूर मुझे कीजिएगा ताकि मैं आपको साथ के साथ इसका जवाब दे सकूं। ठीक है। तो देखिए, ईद उल अजहा पे हम क्यों खास तौर पे जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बात करते हैं। ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, बल्कि वो तमाम लोग जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम का शिकार है, मतलब कोई भी डिजीज है। डाइट जो है वो हमारी सबसे पहली ऐसी चीज होती है जिसको हमें कंट्रोल करना होता है, जिसको हमें बहुत तरीके से इस्तेमाल करना होता है कि हमारी जो है वो बीमारी मजीद बढ़े नहीं। ठीक है। लेकिन डायबिटीज चूंकि हमारा टॉपिक, हम चूंकि डायबिटीज अवेयरनेस पे प्रोग्राम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनकी कंट्रोल में रहे और वो ईद भी बहुत अच्छे तरीके से मना सकें, तो आखिर वो कैसे पॉसिबल है। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो लोग ये पूछते हैं कि गोश्त का शुगर से क्या ताल्लुक है। मतलब हम क्यों जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को ये कह रहे होते हैं कि हाँ, आपको इस ईद पे भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स ना सिर्फ ये कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को, बल्कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को, और ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को बल्कि उन लोगों को भी जो कि प्री डायबिटीज का शिकार है, आपको इस ईद पे बहुत ज्यादा एहतियात से रहना होता है। तो क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं बताती चलूं कि आखिर गोश्त का शुगर पे क्या असरअंदाज होता है। तो देखें जी, इस ईद पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम जो है वो ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं। गोश्त सुबह दोपहर शाम हमारा जो है वो गोश्त का इंटेक होता है। गोश्त में जो चीज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करती है वो रेड मीट होता है, चूंकि जाहिर है कुर्बानी पे जो है वो रेड मीट का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये जो रेड मीट है वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है और अगर इसकी शुगर को 5 साल या 10 साल का अरसा गुजर चुका है, यानी कि अगर वो लॉन्ग टाइम से, ऑल दो के वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, ऑल दो के वो अभी यंग है, ऑल दो के वो अपनी इंसुलिन बहुत ज्यादा सही तरीके से ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई रिस्क है कि उनकी ये शुगर उनके दिल पे असरअंदाज हो सकती है, उनको ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकती है, या उनके दिल यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो जब ये गोश्त का इंटेक ज्यादा होता है जो कि फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं देता, मतलब फायदा इन द सेंस कि हम इससे अगर ज्यादा ईट करते हैं तो डेफिनेटली वो नुकसान देता है। तो एक डायबिटिक पेशेंट जो कि ऑलरेडी एक डिजीज का शिकार है और वो एक हाई रिस्क पे है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो कि 5 साल या 10 साल से ज्यादा का अरसा उन्हें गुजर चुका है उनकी शुगर को हुए, तो जाहिर है वो हाई रिस्क पे मौजूद है कि उनके दिल को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इंटेक से बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रेड मीट का इंटेक कम से कम रखें। अच्छा, सेकेंडली बात ये आ जाती है कि टाइप 2 डायबिटीज। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स वो होते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 होती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो साथ में चूंकि एसोसिएटेड होता है वेट गेन के, तो जब आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इंटेक करेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि रेड मीट के अंदर फुल ऑफ एलडीएल होता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये वाला कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जाके चिकनाई को भी ज्यादा कर रहा है, वेसल्स को ब्लॉक करेगा, यानी कि आपकी शरियाने ब्लॉक होने का खतरा है। तो डायबिटिक पेशेंट जो कि टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, उनमें ऑलरेडी इस चीज का खतरा वैसे ही ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी शुगर्स भी बढ़ी हुई होती है और खासतौर पे उनका जो वेट है वो कंट्रोल में नहीं होता। ज्यादातर टाइप 2 के पेशेंट्स वेट ज्यादा होने की वजह से शिकार होते हैं। तो होता यह है कि जब हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो है रेड मीट का इंटेक ज्यादा लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के अलावा मैं उन तमाम लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगी जो कि प्री डायबिटीज का शिकार है। प्री डायबिटीज क्या होती है? वो लोग
जो कि इस वक्त हाई रिस्क पे मौजूद है, यानी कि वो एक बॉर्डर लाइन शुगर लेवल पे मौजूद है। हम इसको बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि प्री डायबिटीज क्या होती है, यानी कि उस वो दोहराया कि जिसमें आप शुगर का शिकार नहीं हुए हैं, यानी कि अभी आपको डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुई है, लेकिन आप एक बॉर्डर लेवल पे हैं, यानी कि नॉर्मल से और डायबिटीज लेवल से ज्यादा। वो लेवल्स क्या होते हैं, मैं एक दफा रिपीट जरूर करती चलूं कि जो खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर अगर 140 से ज्यादा और 200 से कम है तो आप प्री डायबिटीज का शिकार हैं। ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपकी 110 से ज्यादा 125 से ज्यादा हो रही है तो आप डायबिटीज लेबल कर देते हैं, लेकिन अगर 110 से ज्यादा और 125 से कम है तो डेफिनेटली आप प्री डायबिटीज का शिकार है। आपके घर में अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आप भी जो है अपने आप हाई रिस्क पे मौजूद है। अगर किसी वजह से आपका वेट गेन है और आप मतलब ओबीस की कैटेगरी में आते हैं तो भी आप एक प्री डायबिटीज की कैटेगरी में हैं और आपको बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना है। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि 40 साल से ज्यादा, यानी कि जनरली अगर 40 साल से ज्यादा की उम्र है तो आपने फिर गोश्त का इंटेक इस ईद पे बहुत कंट्रोल में रह के करना है। तो ये वो 3 कैटेगरीज हैं, प्री डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज के। कि आपको हम क्यों कहते हैं कि भाई आपने जो है वो शुगर्स के साथ साथ इनका भी ख्याल रखना है कि आप मीट इंटेक को अपना जो है वो कंट्रोल करें। अच्छा, एक सवाल मेरे ख्याल में आया हुआ है, हम देख लेते हैं। थैंक यू दिबाकर, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि इसलिए हम शुगर वाले पेशेंट्स को रेड मीट इंटेक पे बना। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस ईद को बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऑल्दो कि आपकी शुगर्स बढ़ी हुई हैं, ऑल्दो कि आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आप इन चीजों को एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप ऑर्गन मीट्स, यानी कि जो हमारा एक हमारी जो एक रिवाज है या हमारा जो एक कल्चर है, हम जिसको फॉलो करते हैं कि हम कलेजी इनका जो इंटेक है हमारा ज्यादा होता है, या किडनी इंटेक यानी कि जो गुर्दे हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो इस ईद पे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। तो देखिए, ऑर्गन मीट फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो काइंडली उस पे मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि आप चख लें, लेकिन उसका इंटेक बहुत ज्यादा ना करें। अच्छा, दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट टिप है वो ये होती है कि आपने जो इस ईद पे ख्याल रखना है वो ये है कि आपने बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है। यानी कि चूंकि हमारे पास एक कल्चर है हमारा कि हम बकरा ईद पे जो है वो सुबह दोपहर शाम तो खा ही रहे होते हैं, लेकिन इसके बीच बीच में भी जो है वो मतलब गोश्त का इंटेक जो है वो ज्यादा हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप स्मॉल मील्स लेके खाएं, बहुत ज्यादा इंटेक आप एक साथ ना करें। अच्छा जी, तीसरी बात यह है कि आपने खाने के दौरान कोशिश ये करें कि आप सलाद और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, ताकि आपको जो एक हंगर क्रेविंग हो रही होती है, और उस वक्त चूंकि घर में हमारे पास गोश्त के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, यूजुअली हमारे घरों में एक मेजोरिटी की बात कर रही हूँ कि ऐसा ही होता है कि हमारे मेजोरिटी जो है वो गोश्त ही पकड़ा होता है, बहुत कम ऐसा होता होगा कि उसमें व्हाइट मीट का इंटेक जो है वो हो रहा होगा। तो आप कोशिश करें कि सैलेड इंटेक उसमें ज्यादा रहे, ताकि आप जब खाएं तो आपका गोश्त का इंटेक जो है वो कम। फ्रूट्स का इंटेक आप बढ़ा दें, लिक्विड्स का इंटेक बढ़ा दें। ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स में हम बहुत ज्यादा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि इस ईद कुर्बान पे फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक कंप्लीट कैन में जो है वो अच्छी खासी अमाउंट ऑफ शुगर होती है, मतलब तकरीबन समझे कि 8 to 9 टेबल स्पून जो है वो शुगर इसके अंदर मौजूद होती है। तो बेहतर है कि फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, आप वाटर इनटेक का इस्तेमाल करें, आप लेमनेड पिए, आप लस्सी का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है खासतौर पर वो चीजें जो है वो रिजॉल्व हो सके। अच्छा जी, सवाल ये है महविश इमरान, टाइप 1 का बताइए। जी महविश, मैंने टाइप 1 का बताया है कि वो टाइप 1 के पेशेंट्स जो कि जिनकी शुगर्स को 5 से 10 साल का अरसा गुजर चुका है, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई, उनको खास तौर पे एहतियात करनी है। अगर वो यंग है और रिसेंटली डायग्नोज हुई है तो कोशिश करें कि आप गोश्त खा तो सकते हैं, मतलब एक ओवर लिमिट तो नहीं, लेकिन आप एक नॉर्मल रूटीन में लेके खा सकते हैं, लेकिन अपनी मेडिसिन को, अपनी इंसुलिन को आप डेफिनेटली जो है वो मेंटेन रखते हुए चलेंगे। और जो आपका आपके डॉक्टर से, आपकी कंसल्टेंट से जो आपकी डिस्कशन हुई हो कि आप खाने के दौरान जो आपकी शुगर के साथ आपकी इंसुलिन का जो रेशो है वो मेंटेन जरूर रखा जाए। अच्छा जी, सायरा मानो, यूरिन में अगर 126 आए तो प्लीज बता दें, यूरिन में क्या 126 आए, प्लीज इसको क्लियर करें। साहिबजादा, मेरी एज 24 है, मुझे डायबिटीज हुई है, ऑन 3 mg गेट्रल एंड एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे रहा हूँ। आपके पास पेशेंट आए एंटीसाइकोटिक की वजह से? यस बिल्कुल साहिबजादा, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन वाले जो हैं वो डायबिटीज के बिल्कुल रिस्क पे होते हैं। आप इसके लिए मुझसे सेपरेटली जो है वो कंसल्ट करें।
तो मैं आपको जो है वो इसका, अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं तो आपको अब किस तरीके से, आप अर्ली स्टेज पे हैं, आप डेफिनेटली रिवर्स हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये चूंकि आउट ऑफ टॉपिक बात है, हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे और आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो सायरा मानो, मुझे प्लीज बताइएगा आप क्या यूरिन में पूछना चाह रही हैं 126 है। महविश, मैंने आपको टाइप 1 का बता दिया है, और बच्चों के बारे में हमारा जो है वो पोस्टिंग का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, और लाइव सेशन इंशाल्लाह हमारा जो है वो नेक्स्ट वीक में ड्यू है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करनी है। जहां तक हमने बात कर ली है उसको मैं एक दफा रिवाइज करती चलूं कि आपने करना क्या है। आपने ऑर्गन मीट्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेने हैं, आप सिर्फ उसे टेस्ट कर लें, उसे चख लें, कि जो हमारी एक कल्चर के हिसाब से या हम जो एक सुन्नत के हिसाब से जो हम लेते हैं, तो आप चख जरूर लें, लेकिन आप इसका बहुत ज्यादा इंटेक ना लें। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि वक्फे वक्फे से, यानी कि आप स्मॉल मील्स के पोर्शन में लें, बहुत ज्यादा एक साथ ना इनटेक करें, ठीक है, ताकि आपका जो एक टाइम पे पोर्शन है वो मेंटेन रहे। साथ में मैंने आपको ये टिप दी है कि तीसरी टिप ये है कि आप साथ में सैलेड्स का और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, चौथी बात जो मैंने आपको ये बताई है कि आपने ड्रिंक्स में जो है वो पानी का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, नींबू पानी, लेमनेड का इस्तेमाल करें, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन काइंडली फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डाइट कोलाज एंड डाइट ड्रिंक्स, इसके लिए प्लीज 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 ये बात समझ लें। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत दफा ये बात बता चुकी हूँ कि डाइट कोल्ड ड्रिंक्स जो है इसका कोई रोल नहीं, उसके अंदर वही तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि आपके एक नॉर्मल जो है वो ड्रिंक्स में मौजूद होती है, बल्कि वो ज्यादा आपके लिए जो है वो नुकसानदेह होती है। अच्छा जी, जो हमारी नेक्स्ट टिप है, जो हमारी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि अपनी एक्सरसाइज को, अपने वर्कआउट्स को इस ईद में नहीं भूलें। देखें, ईद का दिन है, बेशक हम छुट्टी पे हैं, बेशक हमारी खाने की ईद है, लेकिन हमारी जो है वो कंट्रोल डाइट की और एक्सरसाइज की कभी भी छुट्टी नहीं होती है। वरना अदरवाइज अगर आपने कोई मेहनत की है इतने टाइम से, अगर आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली वो चीज जो है वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारा जो है ये वाली चीज हो गई कि आपने वॉक वॉक करनी है। अब क्या वॉक करनी है, मतलब क्या एक्सरसाइज करनी है, वो यही है कि आप उसको वॉक जरूर करें। आप घर में एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि जिम्स वगैरह बंद है, तो आप ये वाली चीजें जरूर फॉलो करें। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये है कि चूंकि हमारी ईद जो है मीठे की ईद होती है, इस ईद पे चूंकि जाहिर है आना जाना भी लोगों का हो रहा होता है, लेकिन काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप चूंकि कोविड बहुत ज्यादा जो है वो पीक पे पहुंचा हुआ है डेल्टा वेरिएंट की वजह से, तो काइंडली तमाम डायबिटिक पेशेंट्स, इवन नॉर्मली भी, अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं है और आप हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप अवॉइड करें कि एक दूसरे के घरों पे जाके, और अगर जाएं तो प्लीज एसओपी जरूर जरूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो रिस्क पे है सब। तो बात ये है कि जाहिर है जब हम एक दूसरे के घरों पे जाते हैं तो स्वीट्स का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो प्लीज इस ईद पे स्वीट्स के, क्योंकि ऑलरेडी आप मीट लेकर अपनी शुगर्स को वैसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो स्वीट का इंटेक जो है वो कम रखें। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि अगर आप मीट के साथ साथ प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें, ठीक है, प्रोटीन का अगर आप इंटेक बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका जो है वो कार्ब का इंटेक ओवरऑल कम हो जाता है। यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, रेड मीट तो आपका चले फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अगर आप उसमें पल्सेस का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, पल्सेस का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो आपका जो इसके साथ साथ आप फाइबर इंटेक बढ़ा दें। फाइबर इंटेक से ये होगा कि आपके जो शुगर, आप अगर आप रोटी की फॉर्म में, चावल की फॉर्म में, ठीक है, आपको जो कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज्यादा है, तो अगर आप फाइबर्स का इंटेक बढ़ा देंगे तो आपको डाइजेशन में भी हेल्प होगी, और जो ये कोलेस्ट्रॉल आपके लिए जो डेंजरस बना हुआ है या जो आपको हिट करेगा, वो जाके जो है वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, प्रोटीन में आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास पल्सेस के, दालों के। आप साथ में कोशिश करें, अगर आप गोश्त का इंटेक करें तो साथ में आप सब्जियों को ऐड कर लें, तो इससे ये होगा कि आपको जो गोश्त का जो प्रोपोर्शन, जो प्योर कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, उससे आप जो है वो बच जाएंगे। अच्छा, वो तमाम पेशेंट्स जो कि डायबिटीज के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का शिकार है, उनके लिए तो खास तौर पे ये बात है कि काइंडली इस चीज को करें कि रेड मीट, खास तौर पे अगर आप खाना चाहते हैं, तमाम डायबिटिक पेशेंट्स, खास तौर पे वो लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल का शिकार ऑलरेडी हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लीन मीट खाएं। अच्छा, लीन मीट क्या होता है? लीन मीट वो होता है कि हम दस्ती का गोश्त जिसे कहते हैं, जिसमें चर्बी नहीं होती, ठीक है, आप चर्बी बिल्कुल रिमूव कर दें, और आप लीन मीट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, रेदर देन कि आप बहुत ज्यादा जो है वो फैट, मतलब चर्बी वाला गोश्त का इस्तेमाल करें, या आप बड़े का गोश्त खाएं, ठीक है ना।
तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। अगर आपने गोश्त खाना ही है तो गोश्त में जो सबसे बेहतरीन गोश्त है वो है दस्ती का गोश्त, जैसे हम यूजुअली अपने पोर्शन कंट्रोल वालों को लोग बता रहे होते हैं कि आप लीन मीट इस्तेमाल करें, जो कि अमूमन आम जबान में दस्ती का गोश्त कहा जाता है। तो दस्ती का गोश्त है, आपने चर्बी बिल्कुल साफ कर दी, आप उसे पका के खाएं, ग्रिल करके खाएं, इट्स वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि जाहिर है हमें डाइटरी में पैटर्न भी मेंटेन करना है और हमारा जो त्योहार है उसे हमें सेलिब्रेट भी करना है। अच्छा, वो तमाम डायबिटिक पेशेंट्स जो कि साथ में कोई भी किस्म की हार्ट डिजीज का शिकार है, कोई भी किस्म की ब्लड प्रेशर हाई की उनके मतलब शिकायत है, तो प्लीज प्लीज आपने क्या करना है कि आपने जो गोश्त का इंटेक आप कर रहे हैं उसमें आप सॉल्ट बिल्कुल ना होने के बराबर लेंगे, ठीक है। ये खास तौर पे आप लोगों के लिए, ऑयल अगर आप इस्तेमाल करें तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, दैट इज द बेस्ट टिप कि आपको जो है वो ऑलिव ऑयल जो है वो आपके लिए हेल्दी भी है और हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए जो है वो बड़ा अच्छा होता है, खास तौर पे वो जो डायबिटिक भी है और हाइपरटेंसिव भी है, यानी कि डायबिटिक के लिए तो वैसी ही सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाइपरटेंसिव है तो आपको सॉल्ट इंटेक का ख्याल रखना है। आपने जो है वो अगेन वही है कि आपने बड़े का गोश्त नहीं खाना है, छोटे का गोश्त का इस्तेमाल करें, दस्ती का गोश्त का इस्तेमाल करें और अपनी ईद जो है वो भरपूर इंजॉय करें। और ऑर्गन मीट जो कि फुल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो डेफिनेटली आपने जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा जी, जहां तक परेशानी आती है वो उन लोगों के लिए आती है जो कि डायबिटिक भी है और साथ में हाई यूरिक एसिड का शिकार है। तो देखें, उनके लिए डायबिटीज से भी ज्यादा सख्ती है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स को तो फिर हम कह रहे हैं कि आप जो है वो दस्ती का गोश्त खा लें, आप जो है वो रेड मीट ले रहे हैं तो कम क्वांटिटी में लेके खा लें, साथ में वेजिटेबल्स का इंटेक कर लें। लेकिन जो यूरिक एसिड का शिकार है उनके लिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप गोश्त का इस्तेमाल चख लें, लेकिन आप जो है वो उसकी ज्यादा इंटेक ना करें, क्योंकि वो फुल आपके जो है वो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने का खतरा भी बनता है। कोशिश करें कि अगर आप यूरिक एसिड का शिकार है और आपको जो मेडिसिन दी गई हैं उसका इस्तेमाल डेफिनेटली करें, तो वरना आपके यूरिक एसिड बढ़ने का और फिर अल्लाह ना करे आपको कोई और प्रॉब्लम होने का खतरा हो सकता है। तो ये वाली तमाम टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। मैं देखती हूँ आप लोगों के कुछ सवालात हैं। तैयबा इरफान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। फ्रोजन शोल्डर कॉमन इन डायबिटीज, देखें वैसे तो ये आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत टाइम बाद लाइव आई हूँ तो मैं डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब देती हूँ। डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर, यस, आपके जितने भी पट्टे होते हैं या आपके जो जॉइंट्स होते हैं, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपके पट्टों में, आपके जोड़ों में दर्द, फ्रोजन हो जाना, जम जाना, अकड़ जाना, ये चीजें कॉमन होती है, ठीक है। और ये देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि डायबिटिक पेशेंट्स को ये बात नहीं भूलनी है कि अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो आपकी टिप मतलब आप कहने लगे कि हेड टू टो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को स्किन डिजीज हो जाती है, किसी को बहुत ज्यादा इचिंग शुरू हो जाती है, किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज आ जाता है। तो ये जब तक आप शुगर्स कंट्रोल नहीं करेंगे आप जो है वो इन चीजों से आजाद नहीं हो पाएंगे। और शुगर कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अपनी चीज, अपनी डायबिटीज को समझे, ठीक है। अपने, हम जो आपको एजुकेट करते हैं हमसे आप कंसल्ट करें, हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, हम आपके हमारे प्रोग्राम्स आप अटेंड करें, हमारी जो सेशंस हम आपको वक्तन फवक्तन बताते हैं, हम जो पोस्ट अपने प्लेटफॉर्म डायबिटीज टेलीकेयर पे लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं ताकि आपको ये बातें समझ में आ सकें कि आखिर आपकी डिजीज क्या है और आपकी ट्रीटमेंट कैसे हो रही है और क्यों हो रही है और क्या करना है। हमेशा याद रखें कि डायबिटीज की ट्रीटमेंट 3 चीजों पे मुनहसर है: आपकी कंट्रोल डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपकी मेडिकेशंस। अब किसको किस लेवल पे जाके हमें ट्रीट करना है ये हर पेशेंट का अलग होता है। ईद कुर्बान के हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बता दें ताकि, अच्छा जी, साइमा अदनान, टू मच पेन इन शोल्डर्स एंड फीट, इज इट ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल? यस, बिल्कुल साइमा, हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू, आपकी बॉडी में आपको बिल्कुल फील होगा, हैवीनेस फील होगी आपके शोल्डर्स में, आपके फीट में, बिल्कुल आपको जो है वो ये चीजें पेन भी कर सकती हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत सारी, इवन खासतौर पे ये होता है कि जब आपकी जिस्म में चिकनाई बढ़ जाती है तो आपके जिगर पे चिकनाई चढ़ जाती है, और जब जिगर में चिकनाई चढ़ती है तो आपको खाना हजम होने में तकलीफ होती है। जब खाना हजम नहीं होता तो फिर तेजाबियत होती है, और तेजाबियत की वजह से फिर आपके कमर में और आपके शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाता है। आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी शुगर हाई हो जाती है, यानी कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और अगर उसकी कोलेस्ट्रॉल मुसलसल हाई हो रही है तो इट इज वन ऑफ द कॉज कि वो आपकी शुगर्स कंट्रोल ना होने दे, एंड दैट इज द रीजन कि आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, ठीक है जी। तो बात यह है कि ईद उल अजहा के हवाले से बहुत सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे और अपनी ईद को इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन बनाएंगे।
और हम सबको अपनी दुआओं में खास तौर पे याद रखिएगा। आप लोगों के जो भी सवाल हो आप कमेंट्स में पोस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको मैं कोशिश करूंगी कमेंट्स में जवाब दे सकूं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।